Hello, my dear friends. This is Manjul Sharma. Welcome to my YouTube channel, Interesting Social Science. Dear friends, today we are going to discuss one more interesting topic, First Battle of Panipat. Before starting this video, इससे पहले हमने 1757 में एक बैटल के बारे में डिस्कस किया था, बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई, लेकिन अभी हम एकदम से फिर 1526 में आकर के पहुंचते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि 1761 में आफ्टर द 1757 बैटल ऑफ प्लासी के बाद एक लड़ाई लड़ी जाती है, बैटल ऑफ पानीपत, जिसको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। तो वो अहमद शाह दुरानी और मराठा एम्पायर के बीच में लड़ी जाती है। तो वो एक जो लोकेशन है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल एंड थर्ड बैटल। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम जो स्टार्टिंग की दो बैटल्स हैं पानीपत की, उनको भी डिस्कस कर लें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की अगर हम बात करें तो 20 अप्रैल 1526 को ये बाबर और लोधी के बीच में लड़ी जाती है। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। एंड इट टुक प्लेस इन नॉर्थ इंडिया एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिस वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट बैटल्स involving gunpowder, firearms, field artillery in the Indian subcontinent, which were introduced by Mughals in this battle. अब फ्रेंड्स, इसमें दो तीन चीज़ें ऐसी है जो बिल्कुल नई हैं और उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत रहती है, जिसमें लगभग 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया। फर्स्ट आती है हमारी गुलाम डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद एंड लोधी। लास्ट वन इज़ द लोधी डायनेस्टी, जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में फ़ाइट होती है। उसी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। तो अभी तक भारत के इतिहास में कहीं भी गन पाउडर, कैनन्स, जिसको हम बंदूकें या तोफ कहते हैं, इसका यूज़ अभी तक नहीं हुआ था। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि बाबर का भारत के ऊपर जो अटैक था और उसमें जीत कर उसका आना, एक ये बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि उसने इन चीज़ों का यूज़ किया और उसकी वजह से उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि उसने फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया था गन पाउडर को और फायर आर्म्स को, आर्टिलरी को। ऐसी कुछ उसके पास दो तीन और टेक्निक्स भी थी, जिसकी वजह से वो कम सेना होने के बावजूद भी वो जीत गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोकेशन। अगर हम लोकेशन की बात करें तो पानीपत प्रेजेंट डे हरियाणा, जो इंडिया की एक स्टेट है, तो वहाँ पे ये लड़ाई लड़ी गई थी। बैकग्राउंड की इसकी बात कर लेते हैं। तो आफ्टर लूजिंग समरकंद फॉर द सेकेंड टाइम, बाबर गेव अटेंशन टू कन्क्वेयर हिंदुस्तान। बाबर फरगना का एक शासक था। ओके, 1483 में उसका बर्थ हुआ था। तो ये तैमूर और चंगेज़ खान दोनों डायनेस्टीज़ का एक, जैसे उसके फादर और जो उसकी मदर थी, वो एक चंगेज़ खान के से बिलोंग करती थी और दूसरी तैमूरियन। तो इस तरह से तैमूरियड भी इसको कहा जाता है। होता क्या है कि बाबर जिस टाइम फरगना में था, तो उस टाइम पे उसकी हालत उतनी सही नहीं थी। तो उसने जैसे आगे वाली जगह पे अटैक किया, तो उसका जो पीछे का जो शासन था, जो एम्पायर था, उसको कोई ना कोई हासिल कर लेता था। तो इस वजह से बाबर की एक ऐसी हालत हो चुकी थी कि उसके पास कोई दूसरी ऑप्शन ही नहीं थी कि वो उस जगह पे ज़्यादा टाइम तक टिके, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके आसपास के जो डायनेस्टीज़ थी वो उसके ऊपर हावी हो रही थी। तो उसके पास एक ही रास्ता था, हिंदुस्तान। और समरकंद की जो सेकंड बैटल थी उसमें भी वो हार ही चुका था। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और वो भारत के ऊपर अटैक कर देता है। अब भारत के ऊपर अटैक करने के पीछे एक दो रीज़न और भी रहते हैं, जैसे कि एट द टाइम मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया वाज अंडर द रूल ऑफ इब्राहिम लोधी, मीन्स टू से दैट लोधी डायनेस्टी के अंडर में ही था। बट द एम्पायर वॉज क्रम्बलिंग एंड देयर वर मैनी डिफेक्टर्स। और जो लोधी डायनेस्टी का जो एम्पायर था वो पूरी तरह से क्रम्बल कर रहा था। जो उसके अंदर कुछ सैनिक थे, जो कोई गवर्नर था,
वो नहीं चाहते थे कि जो लोधी डायनेस्टी के अंदर जो लोधी किंग है वो ज़्यादा टाइम तक रूल करे। बाबर रिसीव्ड इनविटेशन फ्रॉम दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी वही है जो एक गवर्नर हुआ करता था पंजाब का इब्राहिम लोधी के टाइम में, एंड अलाउद्दीन अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी। ये दो पर्सन जो इनवाइट करते हैं किसको, बाबर को, कि आप इंडिया में आओ, इब्राहिम लोधी को हरा के चले जाओ और दिल्ली जो है, हिंदुस्तान जो है वो हमारे हाथों में दे दो। तो ऐसा कोई बेवकूफ़ होगा जो एक जीते हुए एम्पायर को छोड़ करके चला जाए, या यूँ कहें जीती हुई जगह को छोड़ करके चला जाए। तो उसको इनविटेशन मिला और उसके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं थी, तो उसने हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करना ही बेटर समझा। अब बैटल जब होती है 20 अप्रैल 1526 को, तो द बैटल वाज फाउट बिटवीन द इन्वाइडिंग फोर्सेस ऑफ जहीरुद्दीन बाबर एंड द लास्ट एम्पायर ऑफ द दिल्ली सल्तनत लोधी एम्पायर ड्यूरिंग द रूल ऑफ इब्राहिम लोधी। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई लड़ी जाती है। अब मिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो बाबर के पास लगभग 15,000 मैन विद 24 पीसेस ऑफ फील्ड आर्टिलरी। ओके, ये बाबर की एक स्ट्रेंथ थी। और अगर बात करें इब्राहिम लोधी की, तो द फाइटिंग फोर्सेस ऑफ इब्राहिम लोधी वाज अराउंड 30,000 टू 40,000 मैन इन टोटल। तो ये कहीं इससे डबल थी। बाबर के मुकाबले अगर हम बात करें तो ये इससे डबल थी। अलॉन्ग विद एटलीस्ट 1,000 वॉर एलिफेंट, और इसके पास हाथी लगभग 1,000। बट यूज ऑफ गन्स बाय द बाबर आर्मी। अब प्लस पॉइंट क्या था, बाबर ने किस चीज़ का यूज़ किया, गन्स का। बाबर्स आर्मी फ्राइटेंड लोधीज एलिफेंट्स एंड साउंड ऑफ कैनन्स। जब तोपों की आवाज़ हुई, बंदूकों की आवाज़ हुई, तो इससे लोधी डायनेस्टी के जो सेना थी वो पूरी तरह से डर गई। एंड जो हाथी थे, वॉर एलिफेंट्स थे, वो भी पूरी तरह से डर गए कि ये क्या चीज़ है। और जिस वजह से, जैसे हम देखते हैं कि जब कैनन्स का यूज़ किया जाता है, तोपों का यूज़ किया जाता है, तो साउंड बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। इससे भगदड़ मच गई और ये एक रीज़न रहा उसके हारने का। उसके पीछे 2 रीज़न और भी हैं, उनको भी जान लेते हैं। बाबर्स टेक्टिक्स। बाबर जब लड़ाई लड़ता था उसके पास कुछ टेक्निक्स थी जिसकी वजह से वो जीतने में ज़्यादा उसकी, जो हम बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ वो बढ़ जाती थी। फर्स्ट उसमें बोलते हैं तुलगमा नीति। एक तुलगमा नीति थी जिसमें आर्मी को 3 इसमें डिवाइड किया होता था, लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर। ओके, अगर हम यहाँ पे समझें तो इसमें तुलगमा नीति में कहा जाता है कि एक ग्रुप लेफ़्ट में होगा, एक सेंटर में होगा एंड एक और राइट में होगा। तो जैसे सामने से जो आर्मी आएगी, ओके, तो जब वो लेफ़्ट की तरफ जाना स्टार्ट करेगी तो ये जो आर्मी है ये पीछे की तरफ हट जाएगी, ये जो ग्रुप है वो पीछे हट जाएगा, और बाकी जो 2 ग्रुप है वो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। और वैसे ही जब वो सेंटर की तरफ जाएंगे तो लेफ़्ट और राइट से क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इस टेक्निक की वजह से इसको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली। और अरबा नीति की बात करें तो सेंटर फॉरवर्ड डिवीज़न वाज देन प्रोवाइडेड with carts arba which were placed in the rows facing the enemy and tied to each other with animal hide ropes। तो इन्होंने कार्ट्स को रस्सियों के सहारे बांधा होता था। तो जैसे सामने से जो आर्मी आती थी तो उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी आगे बढ़ने के लिए। तो ये कुछ बाबर्स की टेक्निक्स थी जिसकी वजह से उसने दिल्ली सल्तनत के ऊपर अटैक किया और जीत हासिल की। रिज़ल्ट की बात करते हैं। इब्राहिम लोधी डाइड ऑन द फील्ड ऑफ बैटल अलॉन्ग विद 20,000 ऑफ हिज ट्रूप्स। और एक बहुत बड़ी बात है, 20,000 सैनिकों के साथ इब्राहिम लोधी मैदान में ही मर जाता है। द बैटल ऑफ पानीपत वॉज मिलिट्री और डिसीजर विक्ट्री फॉर द टिमोरियड्स। एक बहुत बड़ी जीत थी क्योंकि बाबर के पास खोने के लिए कुछ नहीं था और वो एक जीतने के लिए इंडिया में आया था और वो जीत चुका था। Politically, it gained Babur new lands and initiated a new phase of his establishment of the long-lasting Mughal Empire in the heart of the Indian subcontinent। और एक नए एम्पायर की जो नींव है वो रखी जाती है 1526 में। ओके, उसके बाद बाबर ने 3 और लड़ाइयाँ लड़ी जिसमें खानवा, चंदेरी, घाघरा, ये सीरीज़ में है 1527 में
खानवा की लड़ाई होती है 1528 में, चंदेरी की होती है 1529 में, घाघरा की होती है, और 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। तो उसने इंडिया के ऊपर लगभग 4 सालों तक ही रूल किया, लेकिन उसके ये 4 साल अगले 400 सालों तक बदलने वाले थे, किसमें? मुग़ल एम्पायर में। तो दोस्तों, आप लोगों को आई होप समझ आया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, यूज़फुल है, कहीं ना कहीं लगता है कि आपका जो नॉलेज है थोड़ा सा और बड़ा है इस चीज़ के बारे में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, उसको और अच्छे तरीके से मैं आपके साथ डिस्कस करूं, और नई जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ में शेयर करूं। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।